हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं भारत में मंदिरों के निर्माण। भारत में किन-किन राज्यों में कौन-कौन सी मंदिरें निर्माण होती हैं, किस प्रकार की होती है, उनकी विशेषताएँ क्या हैं, उनके आकार कैसे हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय मंदिरों का आविर्भाव जो अचानक नहीं हुआ, जो उसकी उत्पत्ति है यह अचानक नहीं हुआ, अपितु लेकिन ये इसके पीछे एक सुदीर्घ परंपरा दिखाई देती है। जो भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ है, यह अचानक नहीं हुआ, इसमें एक परंपरा दिखाई देती है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से होती है। हम बात करते हैं तो आरंभ ये प्रक्रिया मंदिर निर्माण की प्रक्रिया कब से होती है? मौर्य काल से होती है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं भारत में कितनी प्रकार की कौन-कौन सी मंदिरें पाई जाती हैं और उनकी विशेषताएँ क्या हैं, उनकी आकार कैसे हैं, उनमें कौन-कौन से देवता या ईश्वर को स्थित किया जाता है। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय मंदिरों के निर्माण के बारे में बात करते हैं तो इसमें आते हैं 3 आते हैं। एक नागर शैली आता है, एक द्रविड़ शैली आता है और एक बेसर शैली आता है। इनकी विशेषताएँ व इनकी रूपरेखा उनकी अलग-अलग है, इनकी पहचान भी अलग है। बात करते हैं तो भारतीय जो मंदिर का निर्माण हुआ यह अचानक नहीं हुआ, इसका निर्माण अचानक नहीं हुआ। यह इसके पीछे एक क्या है सुदीर्घ है, एक परंपरा दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? परंपरा दिखाई देती है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से शुरू हो गया था। बात करते हैं तो मौर्य काल से ही मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था। किंतु आगे चलकर इनमें सुधार होता गया। जैसे-जैसे राजा आए, जैसे-जैसे विचार बढ़े, वैसे-वैसे उनमें मंदिरों में सुधार होता गया और गुप्त काल के संरचनात्मक मंदिरों को विशेषताएँ को लैस देखा जाता है। अब हम देखते हैं मौर्य काल में शुरू होता है, लेकिन कुछ बदलाव आते-आते गुप्त काल में हम देखते हैं कि संरचनात्मक मंदिरों की विशेषताएँ से लैस देखा जाता है। था मतलब ये इनमें अनेक आकृतियाँ उत्कीर्ण किए जाते थे। मंदिरों में अनेक देवी-देवताओं के, पशु-पक्षियों के आदि चित्र हमें दिखाई देती है। अति प्राचीन काल में मंदिरों वेदी के रूप में खुले आकाश के नीचे बनाए जाते थे। आदिकाल में था पहले क्या किया जाता था, जो मंदिर होती थी वह खुले, वो काल में क्या होता प्राचीन काल में मंदिरों को वेदी जो होता था, जिसमें वेदी होता जिसमें ईश्वर की मूर्ति को स्थापित करते हैं, वह खुले आसमान में होता था। किसमें होता था? खुले आसमान के नीचे बनाए जाते थे। लेकिन जिसे क्या कहा जाता है? यान या चौराण कहा जाता है। जो खुले आसमान में बनाया जाता था, जो वेदी के रूप में होता है, उसको क्या बोला जाता है? यान या चौराण कहा जाता है। मंदिर भारतीय परंपराओं के अनुसार उपासना स्थल व देवालय है। ये जो मंदिर बनाए जाते थे या क्या था? भारतीय परंपरा के अनुसार ये क्या था? उपासना, ईश्वर के प्रति उपासना हो का स्थल था। और यह देवालय मतलब देव का निवास। हर भारतीय धर्म या अन्य धर्म की उपासना के स्थल होते हैं। हर भारत में हर एक धर्म के अपने-अपने अलग-अलग उपासना स्थल होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, इस्लाम में होता है, मस्जिद होता है और ईसाई में होता है, चर्च होता है और ईसाई में चर्च होता है और सिख में होता है, गुरुद्वारा होता है। तो सबके अपने-अपने उपासना स्थल होते हैं। पर वे देवालय ही हो या निश्चित नहीं है। वह देवालय ही हो या निश्चित नहीं हो, मस्जिद भी हो सकती है, चर्च भी हो सकता है। तो अलग-अलग सभी के अपने धर्म के देव निवास स्थल या देवालय होता था। यद्यपि मंदिर हिंदू उपासना स्थल व देवालय के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है। जो मंदिर है वह हिंदू धर्म में उपासना स्थल के लिए बहुत ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। परंतु अन्य धर्मों संप्रदायों या विद्यमान है, जो अन्य जो धर्म संप्रदाय में या विद्यमान है, जिनमें बौद्ध जैन धर्म लोकप्रिय है। अन्य धर्मों में हम देखते हैं तो बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में जो जो भिक्षुओं के लिए बनाया जाता विहार बनाया जाता था, वह भी एक उपासना स्थल था। और उपासना बौद्ध विहार हो गया और चैत्र चैत्र राइट विहार निवास होता था। चैत्र पूजा करने का स्थल होता था। तो मंदिरों शब्द का संस्कृत वाड्मय में लोकप्रिय है। जो मंदिर शब्द का संस्कृत वाड्मय शब्द से लोकप्रिय है, परंतु प्राचीन नहीं है, यह प्राचीन नहीं है। महाकाव्य और सूत्र ग्रंथों में मंदिरों की अपेक्षा देवालय, देववतन, देवकुल, देवस्थान तथा देवगिरी आदि शब्दों से प्रयोग हुआ है। सूत्र ग्रंथों से, महाकाव्यों से यह प्राप्त होता है। सूत्र ग्रंथों से मंदिरों की अपेक्षा देवालय, देववतन, देवकुल, देवस्थान तथा देवगिरी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। मंदिरों को में सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख प्राप्त होता है? शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। स्थापत्य की विकास की दृष्टि से गुप्त काल की प्राचीन भारतीय के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। जो हम देखते हैं कि मौर्य काल के बाद आता है गुप्त काल आता है। गुप्त काल की दृष्टि से गुप्त काल की प्राचीन जो विकास होता है, जो उनकी इतिहास है, उसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। स्वर्ण काल जो होता है, राज्य में उनकी साम्राज्य की विस्तार होना, उनका स्थापत्य का विस्तार होना, अनेक विकास था, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो विकास होता है, तो इसी के आधार पर स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल की स्वर्ण काल कहा जाता है। देश की आर्थिक समृद्धि तथा राजनीतिक स्थिरता के परिणाम स्वरूप स्थापत्य के क्षेत्र में इस काल को चहुमुखी विकास हुआ है। जो कहा गया है कि जो देश की आर्थिक समृद्धि तथा राजनीतिक स्थिरता और परिणाम स्वरूप स्थापत्य क्षेत्र में, मंदिर के क्षेत्र में, मूर्ति के क्षेत्र में इस काल में
बहुमुखी विकास हुआ था, मतलब चहुमुखी था, मतलब दिशाओं में क्या हुआ, विकास हुआ है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त पीरियड को। गुप्त काल के पश्चात समूचे भारत में मंदिरों निर्माण परंपरा भारत में हो गई थी। जो गुप्त काल के पश्चात समूचे पूरे भारत में मंदिरों का निर्माण परंपरा प्रारंभ हो गया था, क्योंकि गुप्त काल मूर्ति निर्माण के साथ साथ मंदिरों के भी निर्माण का भी केंद्र था। या गुप्त काल जो था मूर्तियों के निर्माण के साथ साथ या क्या था, मंदिर निर्माण का भी केंद्र था, जिससे देव प्रतिमा पर्याप्त विकसित हो गई थी। देव प्रतिमा अर्थात मतलब देव प्रतिमा, देवताओं की प्रतिमा जो होती थी, मूर्तियां होती थी, वो पर्याप्त विकास हो गई थी। इसका साक्ष्य अलग अलग कालों में हमें देखने को मिलता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि नागर शैली, द्रविड़ शैली तथा बेसर शैली को भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। 7वीं शताब्दी से संपूर्ण भारत में स्थापत्य कला में एक नया मोड़ आया। 7वीं शताब्दी के संपूर्ण भारत में, जो संपूर्ण पूरे भारत में स्थापत्य कला में एक नया मोड़ आया। उत्तर, मध्य तथा दक्षिण, जो उत्तर और मध्य, उत्तरी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत में कलाकृतियां अपनी निजी विशेषताओं के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, जिनके वास्तुशिल्प पर अनेक शास्त्रीय ग्रंथ जैसे मनोल्लास, मानसार और शमरगढ़ सूत्रधार इत्यादि की रचना की गई थी। मनसोल्लास और मंसार और शमरंगगढ़ सूत्रधार आदि की रचना की गई। शिल्प शास्त्रों में मंदिरों स्थापत्य निर्माण में 3 शैलियां की विवेचना की गई है, एक नागर शैली और एक द्रविड़ शैली और एक बेसर शैली। उपयुक्त तीनों शैलियों के नाम भौगोलिक आधार पर दिए जाते हैं। इसकी बात करते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, भौगोलिक और बेसर शैली जो है, इनकी भौगोलिक स्थितियों के आधार पर नाम दिए गए हैं। नागर शैली की बात करते हैं, सर्वप्रथम तो नागर शैली की बात करते हैं। नागर शैली शब्दों से बना है। जो नागर शैली है, नागर शब्द से बनी है। सर्वप्रथम नागर में निर्माण के कारण इसे नागर शैली कहा गया है। ये सर्वप्रथम नागर में निर्माण होने के कारण इसे क्या बोला गया है, नागर शैली कहा गया है। इस शैली की परिप्रेक्ष्य में मान्यता है कि मंदिर निर्माण की इस शैली में प्रयोग आर्यों द्वारा किया गया था। ये नागर शैली का जो मंदिरों का निर्माण हुआ था, ये आर्यों के द्वारा किया गया था, या नागर में निर्माण के कारण इसे नागर शैली भी कहा जाता है। इसलिए आर्य शैली भी कहा जाता है। नागर शैली को क्या कहा जाता है, आर्य शैली भी कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ियों क्षेत्र में हम बात करते हैं, इसका सर्वाधिक विकास होने के कारण इसे पार्वती शैली के नाम से भी जाना जाता है। जो नागर शैली है, इसे पार्वतीय था, मतलब पहाड़ी शैलियों के भी नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा के क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक विकास होने के कारण इसे उड़ीसा शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उड़ीसा शैली भी कहा जाता है। दक्षिण में उड़ीसा के क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास होने के कारण इसे क्या कहा गया है, उड़ीसा शैली भी कहा गया है। नागर शैली का बहुमूलतः मुख्य उत्तर मध्य और भारतीय क्षेत्रों में विस्तृत हुआ है। जो विस्तार हुआ इसका कहाँ हुआ है, उत्तर मध्य भारतीय क्षेत्रों में हुआ है। मंदिर जो होते हैं, स्थापत्य की इस शैली की विकास हिमालय से लेकर मध्य क्षेत्र तक हुआ है। जो हिमालय से लेकर मध्य विंध्य क्षेत्रों तक हुआ है। सामान्यतः उत्तरी भारत मंदिरों शैलियों में मंदिर एक वर्गाकार गर्भगृह, स्तंभ वाला मंडप तथा गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर का आयोजित होता है। शैली के निर्माण में एक वर्गाकार गर्भगृह होता है, उसमें स्तंभ वाला मंडप होता है तथा उसके गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर का आयोजित होता है। राइट, मतलब समझ रहे हैं। वर्गाकार गर्भगृह हो गया, और उसके स्तंभ हो गए, और स्तंभ के बाद क्या हुआ, स्तंभ के बाद मंडप हो गया, मंडप के बाद पताका हो गया, अर्थात मंदिर का निर्माण हो गया नागर शैली का। नागर शैली के विभिन्न राजवंशों के विस्तार के देखते हैं, तो नागर शैली के किन किन राजवंशों में कितने विस्तार कहाँ हुआ। जो बंगाल में हुआ था, बंगाल में पल्लव राजवंश सेन वंश ने की थी। उड़ीसा में सोम चेदी गंग वंश ने किया था। मध्य भारत में हम देखते हैं तो चंदेल शासक, और उत्तर भारत में देखते हैं गढ़वाल वंश, प्रतिहार वंश, गुजरात में देखते हैं चालुक्य सोलंकी वंश, और राजस्थान में देखें तो चौहान वंश। इनकी नागर शैली के विस्तार और इनके क्षेत्र और इनके राजवंशों के क्षेत्र क्या क्या थे। राइट, नागर शैली केंद्र के प्रमुख केंद्र मंदिर थे। नागर शैली कला केंद्र के रूप में प्रमुख मंदिर जो है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, मुढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में है, या गुजरात में चालुक्य सोलंकी रहते थे, तो वहाँ के क्या थे, सोमनाथ मंदिर, जो महमूद गजनवी जो लूटा था, तो मुढेरा का सूर्य मंदिर हो गया। राजस्थान में देखते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया। उड़ीसा का देखते हैं पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो रथ से खींचा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया। और मध्य प्रदेश में देखते हैं खजुराहो का मंदिर, जिसमें काफ़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं जीवन से जुड़े हुए। और कंदरिया का महादेव मंदिर हो गया। राइट, ये सब क्या है, नागर शैली के केंद्र प्रमुख मंदिर हैं जो नागर शैली में है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। इसका जो चतुष्कोण, इसका पहचान कैसे है, आधार से लेकर, नीचे से लेकर उसके सर्वोच्च अंश तक, ऊपर तक क्या चतुष्कोणीय होना है। विकसित नागर शैली में आधार चबूतरा से लेकर क्रमशः प्रवेश द्वार, आधार मंडप, जिसे बोलता है अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल मंडप, गर्भगृह, शिखर और आमलक होता है। इससे ये मंदिरों नागर शैली में होते हैं। जैसे आप देखते हैं, इसकी चित्र हम देख ले रहे हैं। ये देखो, ये क्या हो गया, चबूतरा, जिसको जगती बोला जाता है। ये गर्भगृह है, और गर्भगृह के शिखर हो गया, ये जाग हो गया, जो
स्तंभ कहते हैं, राइट। इसमें आमलक, आमलक हो गया, आम्र, आम्र अर्थात मतलब आमलक, आम्रा, आंवला की आकार का, और कलश हो गया, ये कलश हो गया, और ये पताका हो गया, ध्वज हो गया। ये महामंडप है, और ये मंडप है, ये अर्धमंडप है, ये घटते क्रम में, राइट। ये क्या है, नागर शैली के प्रमुख उदाहरण है। पीठ, पीठिका, इसको पीठिका बोला जाता है, इसके सोपान या सीढ़ी बोला जाता है, या चबूतरा जगती बोला जाता है। गर्भगृह में देवताओं की मूर्तियां होती हैं। नागर तथा द्रविड़ शैलियों के प्रमुख अंतर शिखर संबंधित है। इसके जो कह रहे हैं कि इनकी जो इनकी पहचान, इनकी क्या है, मुख्य अंतर क्या है, शिखर, शिखर संबंधित है, जिसे विमान कहा जाता है। विमान, विमान नगर शैली प्रायः 3 उभरे से आयोजित होता है, 3 उभरे से आयोजित होता है, जिनमें सबसे मध्य में उभार को भारद्र रथ कहते हैं, भारद्र रथ कहते हैं, तथा सबसे किनारे वाले उभार को कर्ण रथ कहा जाता है। भद्रथ तथा कर्ण रथ के मध्य के उभर को प्रतिरथ कहा की संज्ञा दी जाती है। ये जो उभार रथ को और कर्ण रथ को कहा जाता है, भद्र रथ और कर्ण रथ के मध्य के उभर को प्रतिरथ कहा की संज्ञा दी जाती है। नागर शैली मंदिरों के मुख्य भाग है, क्योंकि यह क्या है, नागर शैली के मुख्य भाग है। गर्भगृह, गर्भगृह वह हिस्सा होता है जिसमें अधिष्ठता की मूर्ति स्थापित होती है, ईश्वर या देवताओं की देव की मूर्तियां स्थापित है। अर्धमंडप वह होता है गर्भगृह के सामने की स्थित मंडप, जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह के सामने जो होता है, जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं बैठकर श्रद्धालु लोग, उसको कहा जाता है अर्धमंडप। आमलक, उसके कहा जाता है धारीदार आंवले के फल के जैसा आकार होता है, फल के आकार, जो ऐसे खरबूजिया मॉडल होता है, इसको कहा जाता है आमलक। कलश, चौड़े मुंह वाला पात्र होता है, ये चौड़ा वाला मुंह पात्र शिखर का सजावट हेतु होता है। कलश, बात करते हैं जगती की, तो जगती मंदिर एक ऊंचे चबूतरा पर स्थापित होता है, जिसे जगती कहा जाता है। नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं, जो नागर शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं, नागर शैली की विशेषताएं की बात करते हैं तो नागर शैली के मंदिरों का निर्माण एक एकल संरचना पर आधारित है। जो निर्माण है इसका क्या है, एकल संरचना पर आधारित। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण एक सीधी अक्ष रेखा में किया जाता है, अर्थात एक सीधी रेखा में, राइट, रेखा में किया जाता है, और रेखा में किया जाता है, जिसके अंतर्गत मंदिरों को एक ही प्रवेश द्वार तथा एक ही निकास द्वार होता है। इसमें एक विशेषता या कि एक प्रवेश द्वार होता है और एक निकास द्वार होता है, एक ही निकास द्वार होता है निकलने का। मंदिरों के प्रत्येक भाग आपस में जुड़े रहते हैं। जो इनके अन्य मंदिर होते हैं, छोटे होते हैं मंदिर, वो क्या होते हैं, वो बीच में जुड़े रहते हैं, आपस में क्या होते हैं, प्रत्येक भाग आपस में जुड़े रहते हैं, इनके बीच कोई अंतर नहीं होता है। नागर शैली के मंदिरों का भाग बढ़ते क्रम में दिखाई देते हैं। जो नागर शैली के मंदिर के भाग बढ़ते क्रम में दिखाई देते हैं, बढ़ते क्रम में, राइट, बढ़ते क्रम में दिखाई देते हैं। अर्धमंडप, अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, तो और एक गर्भगृह, तो ऐसे क्या है, घटते बढ़ते क्रम में दिखाई देते हैं। मंदिरों का निर्माण सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरा पर किया जाता है, जगती कहा जाता है, इसे जगती कहा जाता है। इस चबूतरों से लगी सीढ़ियां होती है, सोपान कहा जाता है। नागर शैली के मंदिरों का आकार चतुर्षकोणीय या वर्गाकार होती है। नागर शैली में मंदिरों का प्रवेश द्वार मकर वाहिनी होता है। मकर वाहिनी मतलब मगरमच्छ पर, अर्थात मतलब क्या, किसका स्वरूप है, मगरमच्छ का, गंगा का स्वरूप है, तथा कुर्म वाहिनी की मूर्तियां होती हैं, जिसमें मकर, एक होता है मकर वाहिनी, होता है कच्छप वाहिनी होती है। मकर होता है मगरमच्छ और कच्छप होता है कछुआ। जो मूर्तियां क्या होती हैं, जो प्रवेश द्वार पर बनी होती हैं। नागर शैली के अंतर्गत पंचायतन शैली के मंदिर भी पाए जाते हैं। पंचायतन शैली में होता है जिसका आकार 5 कोण से बना हो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, राइट। 1 2 3 4 5, और फिर ऐसे घटते क्रम। इसको क्या बोला जाता है, पंचायतन शैली कहा जाता है। जाते हैं, और पंचरथ के मंदिर भी नागर शैली के अंतर्गत पाए जाते हैं, और इस शैली में साधारण निराधार प्रकार के मंदिर होते हैं, जिसमें संधारव निराधार प्रकार के मंदिर होते हैं। मंदिरों में स्तंभों का प्रयोग पाया जाता है। इसमें जो होता है, मंदिरों के स्तंभ पाए जाते हैं। पंचायती शैली है, निराधार प्रकार के मंदिर होते हैं। मंदिरों में या स्तंभ का प्रयोग होता है। नागर शैली के मंदिरों में परिसर में तालाब या जलाशय नहीं होता है। या एक ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो नागर शैली है, इसमें क्या होता है, तालाब व जलाशय नहीं होता है। नागर शैली के मंदिरों में बाह्य भाग में क्या होता है, सजावट के लिए कई देवी देवताओं की मूर्तियां होती है, जिसे वो उरु गृह कहा कहते हैं। नागर शैली के अंतर्गत पंचायतन शैली के मंदिरों के इस प्रकार बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 4 4 है, मेरा 5 बोला गया, 5।
मुख्य मंदिर के साथ 4 अन्य छोटे-छोटे मंदिरों का भी समूह होता है, जिसमें जिसमें अब बात करते हैं। देखो, ये क्या है? ये गर्भगृह मुख्य मंदिर है। ये यहाँ गर्भगृह होता है। ये भी द्वार हो गया। ये हो सकता है तो ये भी द्वार हो सकते हैं, ये भी द्वार हो सकते हैं, ये भी द्वार हो सकते हैं, राइट? ये भी द्वार हो सकते हैं। क्या कहते हैं? शिल्प शास्त्रों के अनुसार नागर शैली के मंदिरों के 8 भाग होते हैं। मूलधार, जंघा जो मूलधार होता है, बेसमेंट, जांघ, पिलर, शिखर, आमलक, मासूरक, कपोत मिस होता है जिसमें चिड़िया अर्थात कबूतर कबूतर हो गया, तोता हो गया, ग्रीवा गला, ग्रीवा, इसको ग्रीवा कहा जाता है। कोई मंदिर का ये रहता है ना, ये ग्रीवा हो गया। और कलश हो गया, ये कलश हो गया जिसमें आम की पत्तियां बनी होती है। नागर शैली के अंतर्गत कालांतर में 8वीं 13वीं सदी में कई अन्य उप शैलियां का विकास हुआ। उड़ीसा शैली, गंग शैली के मध्य भारत की उप शैली, खजुराहो चंदेल शैली, गुजरात उप शैली, सोलंकी शैली, राजस्थान उप शैली, कश्मीर शैली। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली। 7वीं शताब्दी के द्रविड़ शैली का शुरुआत हुई, परंतु इसका विकास रूप से 8वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? या 7वीं शताब्दी से हो गई थी, लेकिन इसको पूर्ण रूप से देखने को 8वीं शताब्दी में हमें मिलता है। और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घकालिकता 8वीं शताब्दी तक बनी रही। द्रविड़ शैली के कृष्णा नदी से लेकर मध्य भारत से लेकर कन्याकुमारी तक पाई जाती है। आर्किटेक्चर की पहली बार दक्षिण भारत में दिखाई देती है। जो आर्किटेक्चर पहली बार या कहाँ दिखाई दे? रॉक कट मीन्स होता है पत्थरों को काटकर बनाया गया। जो आर्किटेक्चर मंदिर होते हैं, वह पहली बार कहाँ दिखाई देती है? दक्षिणी भारत में दिखाई देती है। भारत अधिकांश हिंदू मंदिरों का घर है। जो यह बात बोला गया कि दक्षिणी भारत जो है अधिकांश हिंदू मंदिरों का घर है, क्योंकि वहाँ हिंदू राजाओं का शासन था। दक्षिणी भारत क्या था? हिंदू राजाओं का शासन था। द्रविड़ वास्तुकला हिंदू मंदिर वास्तुकला में एक वास्तुशिल्प मुहावरा है। यह दक्षिणी भारत से निकलकर 16वीं शताब्दी तक अपने अंतिम रूप में पहुंच गया था। जो वास्तुकला मुहावा है, या दक्षिणी भारत से निकलकर 16वीं शताब्दी में अपने अंतिम रूप में पहुंच गया। इसकी प्रमुख विशेषता ग्रेनाइट का उपयोग, जटिल नक्काशी और विशाल गोपुरम है। इसका क्या है? जटिल नक्काशी होती थी और विशाल गोपुरम होते थे, इनकी ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता था। द्रविड़ मंदिरों का निचला भाग वर्गाकार होता है। वर्गाकार और मस्तक जो होता है गुम्बदाकार होता है। क्या होता है? गुम्बदाकार। और 6 या अष्ट पहलुओं वाला होता है। पहलुओं वाला मतलब तल, अर्थात पहलुओं मतलब तल, राइट? द्रविड़ शैली की पहचान संबंधी विशेषताओं के प्रकार गोपुरम, वर्गाकार, अष्टकोणीय गर्भगृह, पिरामिडानुमा शिखर, महामंडप, विशाल केंद्रीय प्रांगण तथा अष्टकोणीय मंदिर की संरचना शामिल है। ये विशाल केंद्रित प्रांगण में होता है, जहाँ पर अवच्छ जहाँ पे श्रद्धालु लोग चारों तरफ से पूजा को मंदिर के बगल बगल घूमते हैं या अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, उसको विशाल केंद्रीय प्रांगण कहा जाता है। शिखर हो गया, पिरामिडनुमा हो गया। एक पिरामिडनुमा में से बात करते हैं तो पिरामिडनुमा हो गया, राइट? द्रविड़ शैली की निरंतरता। चरण की बात करें, कालखंड और समृद्ध शासक वंश। चरण की बात करते हैं, कौन से चरण थे, कालखंड कौन था और संबंध शासक कौन थे। प्रथम चरण में देखते हैं कि 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक पल्लव प्रारंभ चोल वंश थे। द्वितीय में देखते हैं 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक चलता है महान चोल के दौरान। तृतीय के देखते हैं तो 13वीं से 14वीं से सती पांड्य काल। और चतुर्थार्थ देखते हैं तो 14वीं से 16वीं तक विजयनगर काल। और पंचम से देखते हैं तो 16वीं से 18वीं शताब्दी नायक काल। द्रविड़ शैली के मंदिरों बहुमंजिला होते थे। जो इनकी होती थी मंदिरों, इनकी होती थी बहुमंजिला, अर्थात मतलब कई मंजिले के होते थे। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया था। जो क्या कह रहे हैं, पल्लव लोग जो थे या मंदिर द्रविड़ शैली का जन्म दिया था। चोल काल में इसने ऊंचाइयों की हासिल की तथा विजयनगर काल में के बाद इनमें ह्रास आया। चोल काल में भी द्रविड़ शैली की वास्तुकला, मूर्ति कला और चित्रकला का संगम हो गया। द्रविड़ मंदिर आमतौर पर योजना के वर्गाकार या आयतकार होते हैं। गर्भगृह केंद्र में स्थित होता है। यह मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा है। जो गर्भगृह होता था मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा था, जिसमें देवालय, जिसमें मूर्तियां स्थापित करते थे और इनमें देवता की छवि होती है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मंदिर की रक्षा करने वाले द्वारपाल की मूर्तियां होती है। कभी आप साउथ में चले जाइए, वहाँ पे आप मंदिर के दरवाजे के पास में देखेंगे, वहाँ पे पत्थर के बने हुए द्वारपाल होते हैं। यह संकेत करता है कि रक्षा हेतु, शत्रुओं से रक्षा हेतु, बुराइयों को नाश करने और बुरे लोगों को
से बचाने के लिए वहाँ पे द्वारपाल होते हैं। विमान की बात करते हैं, वह मीनार है जो गर्भगृह के ऊपर उठती है। विमान उसे कहते हैं जो मीनार के ऊपर उठती है या कई मंजिलाएं के होते हैं या जटिल नक्काशी से सजाया जाता था। इनका आकार पिरामिडनुमा होता था और होता था। विमान मेरू पर्वत के प्रतीक है, राइट। अब देखते हैं दक्षिणी भारत में, अब प्रतीक बता रहा है कि मेरू पर्वत का प्रतीक है। दक्षिण का जो दक्षिण भारत के जो मंदिर शिखर होते हैं वह मेरू पर्वत का प्रतीक माना जाता है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं के देवताओं का घर माना गया है। मेरू पर्वत क्या माना, देवताओं को घर माना गया है। कहाँ माना गया है? हिंदू पौराणिक कथाओं में। गोपुरम वह प्रवेश द्वार है जो मंदिर परिसर में जाता है और यह आमतौर पर मंदिर की सबसे ऊंची संरचना है जिसे जटिल नक्काशियों से सजाया जाता था। गोपुरम दिव्य क्षेत्रों के प्रवेश द्वार का प्रतीक है। या क्या गोपुरम जो होता था या दिव्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार का प्रतीक है। मंदिर परिसर में आमतौर पर कई स्तंभ वाले हाल होते थे। मंदिर परिसर में हाल होते थे जिसे धर्मशाला भी कहा जाता है। इनका उपयोग पूजा पाठ और अन्य धार्मिक गतिविधियों को लिए किया जाता है। स्तंभों को कलांकरण का प्रयोग, जो स्तंभ होते थे उसमें नक्काशियाँ की जाती थी, देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। कुछ ग्रंथों से कुछ चित्र अलंकृत होते हैं, पक्षियों के, पुष्प के, लताओं के क्या होता है स्तंभ में अलंकृत किया जाता है। इससे वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। मंदिर परिसर में आमतौर पर एक बड़ा खुला प्रांगण होता है। प्रांगण वही बात है, प्रांगण कोई भी मंदिर होता है उसमें प्रांगण होता है। इसका उपयोग त्योहारों और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। खुला प्रांगण ब्रह्मणी व्यवस्था का प्रतीक है या ऐसा जगह है जहाँ लोग एक साथ पूजा कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, वचन कर सकते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, राइट। अब बात करते हैं मंदिर परिसर में अक्सर जल निकाय होते हैं। जो नागर शैली में तो कोई तालाब जलाशय नहीं होता है, लेकिन दक्षिण में जल निकाय होते हैं। ऐसे टैंक या तालाब जिनमें जल निकाय पवित्रता का प्रतीक होता है। जो जल होते हैं, जो तालाब होते हैं वह पवित्रता को प्रतीक होते हैं और अनुष्ठानिक स्नान के लिए भी उपयोग किया जाता है। वहाँ स्नान करके पूजा पाठ करते हैं। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों को राजराज प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था। इस शैली का जीता जागता उदाहरण है। ये जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है इसका जीता जागता उदाहरण है, जो चोल वंश के शासक ने राजा राज प्रथम ने बनवाया था। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ है। नायक शैली का भी विकास हुआ है जिसके उदाहरण मीनाक्षी मंदिर, मदुरै रंगनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर आदि हैं। बात करते हैं द्रविड़ शैली की प्रमुख मंदिर। कैलाश मंदिर हो गया, जो द्रविड़ शैली में कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, मंगलेश्वर मंदिर आदि हैं। मंदिर देखते हैं कि द्रविड़ शैली के शिखर हो गया जो नायक शैली, तो यहाँ शिखर हो गया, ये विमान हो गया, ये अमलक हो गया, ये कलश हो गया, ये पताका हो गया और ये गर्भगृह हो गया और ये मंडप हो गया जहाँ पे पूजा पाठ अर्चना की जाती है, श्रद्धालु बैठते हैं। और ये गोपुरम हो गया, द्वार, राइट। कुछ क्षेत्र हैं कर्नाटक में पंपवती मंदिर, आंध्र प्रदेश में वैष्णव मंदिर, तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर, गोपुरम, कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, मंगलेश्वर आदि, मीनाक्षी मंदिर आदि हैं। अब द्रविड़ शैली के मंदिरों को वर्गीकरण की बात करते हैं। वास्तुकला की द्रविड़ शैली में मंदिरों का अलग अलग आकार होते हैं। जैसे भारत के दक्षिणी भारत में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हो सकते हैं। द्रविड़ वास्तुकला मंदिरों का 5 उपकलाएं हैं। कूटा या कैटुरस, चौकोर आकार का, शाला या आयताकार का, गज पृष्ठ, वृत्तायात हाथी के समर्पित, अंडकार, गज अर्थात मतलब गज पृष्ठ, गज हाथी के पीठ के आकार, वृत्त गोलाकार, अष्ट कोणीय। बेसर शैली की विशेषताएं। बेसर शैली जो नागर शैली व द्रविड़ शैली को बना हुआ मिश्रित किया हुआ बेसर शैली होता है। नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्ण नदी तक पाए जाते हैं। विंध्याचल पर्वत से लेकर हमें बेसर शैली के नदी पाए जाते हैं। बेसर शैली के चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली के विकास का श्रेय मुख्यतः चालुक्यों के होयसल शासकों को जाता है। चालुक्य और होयसल के शासकों को जाता है। बेसर शैली में शिखर के नागर शैली की तरह मंडप द्रविड़ शैली, जो उसका शिखर है नागर शैली की तरफ और मंडप है द्रविड़ शैली की तरफ अनुसार बनाया गया है। दोनों के अंतराल से जोड़ा गया है। इसी कलाकृतियां के आगे बढ़ती हुए होयसल शासकों ने इस शैली को कई सारे परिवर्तन किए। बेसर शैली के मंदिरों मुख्यालय मुलायम व कठोर पत्थरों के मिश्रण से बने हैं। इस कारण इसे नक्काशी अपेक्षाकृत आसान हो जाती है, मुलायम या कठोर। इस शैली लखान मंदिर चपटी आकार की है। लखान मंदिर जो ऐसे लखान मंदिर, ये जो बेसर शैली क्या है, लखान मंदिर का उदाहरण है जो चपटी हुई है। नागर शैली और द्रविड़ शैली की तुलना में इस शैली मंदिरों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है। जो बेसर शैली होती है, नागर शैली और द्रविड़ शैली के अपेक्षा तुलना में मंदिर की ऊंचाई बहुत कम होती है। इन मंदिरों का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच शुरू हो, जो कि 12वीं शताब्दी तक चला। बेसर शैली के मंदिरों
का आकार आधार शिखर तक गोलाकार, वृत्ताकार, अर्धगोलाकार होता है। बेसर शैली का उदाहरण वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया जाता है। दूसरा उदाहरण है शासकों के द्वारा हेलोवीड में बनाया गया हेयोलेश्वर मंदिर, ऐहोल का मंदिर, बेलूर का द्वार, समुद्र मंदिर, सोमनाथपुरम मंदिर, हेहोल एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर आदि प्रमुख है। ये बेसर शैली के उदाहरण हैं। कर्नाटक के पट्टकाल दक्कन में मंदिरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यह मंदिरें सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी मन मोह लेती है। बेसर शैली इन मंदिरों का प्राचीन धरोहर को रखरखाव सरकार अब पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पर भी विचार कर रही है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में।